जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 है 2D मोशन का। यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 में हमने कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और इन दोनों के बीच में रेखीय वेग और इन सारे बीच के रिलेशन के बारे में हम समझ लिए हैं। और रिलेशन हमने कल क्या पढ़ा था, वी बराबर हमेशा पढ़े थे आर ओमेगा। इसके बीच में रिलेशन आज इसका यूज भी होगा, उसको किस तरह से यूज करते हैं उसको देखते हैं। आज हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्या पढ़ेंगे? अभिकेंद्र त्वरण। अपकेंद्र त्वरण होता क्या है? पहले अपकेंद्र त्वरण को समझने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल एक्सीलरेशन को समझ लेते हैं, त्वरण क्या होता है। उसके बाद अभिकेंद्र का अपने आप से जुड़ जाएगा। अब इसी से समझते हैं। पहले त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हमेशा बल की आवश्यकता पड़ती है। आज हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन और बल। अगर यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण की बात होगी तो यहाँ तो अभिकेंद्र बल की बात होगी। अगर यहाँ पे त्वरण नॉर्मल बात होगी तो हमेशा बल की बात होगी, क्योंकि त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की बिना आवश्यकता, बिना बल के त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न नहीं हो सकता। बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब तक वेग में नहीं परिवर्तन होगा तब तक एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता। जैसे आप गाड़ी ले जाते हैं, नॉर्मली गाड़ी ले जाइए नियत वेग से। नियत वेग के मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। नियत वेग है, नियत वेग में एक्सीलरेशन जीरो है। लेकिन आप कभी गाड़ी बहुत तेज भगा रहे हैं, कभी धीमा कर रहे हैं, कभी बहुत तेज भगा रहे हैं, कभी बल लगा रहे हैं। बल लगाएंगे तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखते हैं बेसिकली त्वरण तो उत्पन्न होता है जब नॉर्मल त्वरण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सरल रेखीय वाला। कौन सा बोलेंगे? सरल रेखीय। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज बोल दिया है, सरल रेखीय वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया अभिकेंद्र। अब अभिकेंद्र का मतलब क्या होता है? अभिकेंद्र का मतलब बेसिकली त्वरण से ही है। क्या बोलता है? अभिकेंद्र क्या है? जब सरल रेखीय से चलेगा तो अभिकेंद्र वाला नहीं रह जाएगा, तो वो नॉर्मल त्वरण होता है। जब सरल पे चलता है तो एक्सीलरेशन होता है। जैसे गाड़ी चलता है, घूम घूम नहीं, गोल गोल नहीं घूमता, उसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, नॉर्मल बोलते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण का मतलब होता है केंद्र की तरफ लगता है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं पहले चित्र के माध्यम से, उसके बाद समझते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, O से बिंदु P पर है। बिंदु P पर है, जैसे घूमता है कोई व्यक्ति और वृत्ताकार पथ पे जैसे घूमेगा तो उसका एक्सीलरेशन बदलेगा। क्यों? एक्सीलरेशन यहाँ पे कैसे होता है इसको देखते हैं। प्रत्येक क्षण क्या होता है? व्यक्ति की होता है दिशा बदल रही है। प्रत्येक क्षण क्या है? व्यक्ति की दिशा बदल रही है। मान लेते हैं जैसे पहुंच रहा है बिंदु पे, व्यक्ति की दिशा बदल रही है। बिंदु P पे था, यहाँ था। मान लेते हैं Q पे है, दिशा इसकी है। R पे है, दिशा इतनी है। S पे है, दिशा इतनी है। अब देख रहे हैं हर क्षण क्या होता है? कण का वेग की क्या दिशा बदल रही है। और दिशा बदल रही है, दिशा बदलने से मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। दिशा से कहने का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो आपका एक्सीलरेशन हो रहा है। अगर इसको एक स्टेप ऊपर लिखेंगे तो दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है, दिशा बदलेगी, दिशा बदल रही है तो वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो आपका त्वरण होगा। अगर बात यहाँ पे वृत्ताकार पथ पे आने लगेगा तो हो जाएगा अभिकेंद्र त्वरण। अगर साधारण होगा तो उसको बोलेंगे त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण कब आएगा? वृत्ताकार पथ पे आएगा। एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वृत्तीय पथ पे चल रहा है और दिशा बार बार बदल रही है। दिशा बार बार बदलने की वजह से क्या होता है? इसका क्या होता है? वेग बदल रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है तो चाल क्या होता है इसके साथ? चाल हमेशा याद रखिएगा नियत होता है या नहीं बदलता है। चाल नियत रहता है या नहीं बदलता या कभी नहीं बदलता। तो बदल भी सकता है, आसमान वाले में बदल सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली हमेशा क्या होता है? नियत रहता है। चाल क्या रहती है? नियत रहती है। वेग हमेशा बदलता रहता है। वेग बदलने के कारण है कि आपकी दिशा क्या है? बदल रही है। अब इतना समझ में आ गया। अब पूछता है कि लग तो रहा है इसमें एक्सीलरेशन की दिशा बदल रही है, तो वेग बदल रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, त्वरण हो रहा है। अब बताइए कि इसके बदल लग किधर रहा है? जैसे गाड़ी में जब हम एक्सीलेट करते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ बदल लग रहा है। इसका जो होता है हमेशा केंद्र की तरफ होता है। किधर होगा? केंद्र की तरफ। किधर? केंद्र की तरफ। अब केंद्र त्वरण हमेशा केंद्र के ही तरफ लगता है। इसमें शब्द में ही एकदम इंक्लूडेड है, तो हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? केंद्र की तरफ। अब देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जामिनर थोड़ा से आपसे कहेगा कि इतने डाटा पढ़ लिए हैं, आप बताइएगा कि बताइए और वेग की दिशा और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होता है। क्वेश्चन देखिए, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेग की दिशा आपके ऊपर की तरफ है और आप केंद्र त्वरण किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ लग रहा है। इसके बीच में एंगल कितना है? 90 है। यही क्वेश्चन पूछता है कि अब वेग की दिशा और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा। तो एंगल याद रखिएगा हमेशा 90 होता है। ठीक। अब अपकेंद्र त्वरण के बारे में आपको पता हो गया। अपकेंद्र त्वरण को हमेशा दर्शाते हैं ए से। अब देखते हैं अपकेंद्र त्वरण का मान कैसे आता है। अपकेंद्र त्वरण कब बढ़ता है, कब घटता है? त्रिज्या जब बढ़ेगी क्या अपकेंद्र त्वरण बढ़ेगा या घटेगा? त्रिज्या घटेगी तो अपकेंद्र त्वरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह से फार्मूले बनते हैं, इन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि अपकेंद्र त्वरण के बारे में आपको इतना
पता चल गया हो तो। और अपकेंद्र त्वरण जैसे ही आएगा याद रखिएगा अपकेंद्र बल भी आएगा, और अपकेंद्र बल के बारे में अभी इसके आगे डिस्कस किया जाएगा। पहले आप अपकेंद्र त्वरण देखते हैं। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आते हैं बेसिकली हम थोड़ा सा समझते हैं फार्मूला क्या निकलेगा इसका फार्मूला समझते हैं। ठीक ना, इसका मान लेते हैं कोई पथ है, वृत्ताकार पथ पे क्या है, कोई व्यक्ति गति कर रहा है। तो मान लेते हैं बिंदु R है और एक बिंदु P पर था, और मान लेते हैं कुछ टाइम पे क्या चला जाता है, बिंदु P2 पे चला जाता है। और मान लेते हैं ये जो दूरी तय कर रहा है ये डेल्टा S दूरी कर रहा है। कितना दूरी कर रहा है, डेल्टा S। मान लेते हैं P1 बिंदु, इसको P1 बिंदु मान लेते हैं। इस पे मान लेते हैं बिंदु का इसका वेग था V1 था, और इसका वेग है कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। कितना हो गया, V2 हो गया। पहले कितना था, V1 था और V2 हो गया। मान लेते हैं जब चल रहा था, सामान्य चाल में चल रहा था, तो उसका वेग क्या था, V था। समान स्थिति में इसका चाल था V था, तो हमें पता हो जाएगा डेल्टा V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1। इतना तो समान सी बात है। अब देखते हैं जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बदलेगा, उसको मान लेते हैं डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इसका एक त्रिज्य निकालते हैं बाहर, जिसको बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस करते हैं। वेक्टर एनालिसिस करेंगे तो हमेशा देखते हैं इस वाले को यहाँ पे ले लेंगे तो एक हमारा निकल जाएगा। अब देख रहे हैं इसको एक बार से मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, V2 माइनस V2 बराबर V1 बराबर हम क्या मान लेंगे, V मान लेंगे। अब एक क्वेश्चन में माना जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा एक्सेल, इसका नाम दे देते हैं, हम देते हैं ABC। कितना नाम देते हैं, ABC। इसका नाम देते हैं O, और यहाँ पे P1 और P2 हो गया, इसका नाम हो गया। अब इन्हीं एक्सीलरेशन वेक्टर वाले से और इसको क्या करते हैं, एक्सीलेट करके क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज क्या समांतर है कि नहीं, पहले ये बताइए। समांतर का मतलब समरूप त्रिभुज है कि नहीं। अब समरूप त्रिभुज की पहचान कैसे करते हैं, इसको देखिएगा। ये इक्वेशन बार बार पूछेगा, जब आपका दर्पण पढ़ेंगे ना, उसमें इक्वेशन में समरूप त्रिभुज के बिना संभव ही नहीं है इक्वेशन को मिरर के इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसको वहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे भी माना गया है। कहने का मतलब है कि इसकी दो भुजा बराबर है, R भुजा इसकी मिलेगी, दोनों भुजा बराबर है। जब किसी के दो भुजा बराबर है, एंगल बराबर है। जब किसी त्रिभुज के दो भुजा एंगल बराबर हो, उसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। आइए देखते हैं इसको। देखते हैं अगर दोनों की भुजा बराबर है, हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का नाम देख देते हैं। त्रिभुज बराबर है OP1 P2, और अगला त्रिभुज हमारा है त्रिभुज ABC। इन्हीं दोनों त्रिभुज का यूज करके, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसा है, समरूप। अब समरूप त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज का यूज करके हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, एक्सीलरेशन का मान निकालना चाहते हैं अभिकेंद्र त्वरण का। अब देखते हैं होता क्या है, हम इसमें देखते हैं अगर जो कॉमन रहेगा उसको लिखते हैं P1 P2 बटे एक्सेशन क्या है, OP1 है। अगर हम इसको कॉमन लें तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन होता है CB बटे हमारा हो जाता है। इसमें से किसी एक कॉमन लेंगे तो AB कॉमन ले लेते हैं। अब देखते हैं, अब मान क्या हमें दिया है, P1 P2 बराबर कितना दिया है, P1 P2 बराबर हमारा दिया है डेल्टा S, और OP1 कितना दिया है, R। त्रिज्या कितनी दी है, R दी है। CB बराबर कितना दिया है, डेल्टा V दिया है, और हमें AB कितना दिया है, V मान लेंगे। V1 को कितना मान लेंगे, V मान लेंगे, V मान लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं क्या ना, कि दोनों पक्ष में डेल्टा T से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे ही दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, दोनों ओर डेल्टा T से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। अब जैसे ही भाग देंगे होगा क्या, होगा ये कि डेल्टा S अपान डेल्टा T हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और यहाँ पे R हो जाएगा बटे डेल्टा V अपान डेल्टा T बटे 1 अपान V हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है। अगर आपको पिछले वाले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में आपने नहीं देखा होगा, इन सारे मानों के बारे में बताया गया है। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कहीं पे डेल्टा S अपान डेल्टा T लिख दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसको समझिएगा, यदि हम इसी चीज़ को कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बता देते हैं। अगर डेल्टा S अपान डेल्टा T लिख दिए हैं तो हम क्लास में बताए थे डेल्टा S अपान डेल्टा T का मतलब होता है V। इसका मतलब क्या है, V मतलब
अगर विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हमेशा एक्सीलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे एक्सीलरेशन का मतलब ए है। अब देखते हैं इस वाले पूरे टर्म को यदि हम लिखना चाहें डेल्टा एस अपन डेल्टा टी को हम क्या लिख लेंगे? वी। क्या लिख लेंगे? वी। और डेल्टा वी अपन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब इस वाले स्टेप को यहाँ पे लिख देते हैं। इसके यहाँ इस वाले टर्म को हम लिख लेते हैं वी। वी अपान देखिए ए अपान ए आर गुणे में नहीं है, यहाँ पे ए वन अपान आर हो जाएगा, वी अपान आर हो जाएगा बराबर। अब देखिए डेल्टा वी अपन डेल्टा टी क्या लिख लेंगे? ए लिख लेंगे, ए बट्टे वी, ये हो जाएगा। और हमें क्या है, एक वी को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर आर अपान बराबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब एक निकला है क्या? अभिकेंद्र त्वरण है। क्या है? अभिकेंद्र त्वरण है, ठीक ना। अभिकेंद्र त्वरण कितना लिख रहे हैं? वी स्क्वायर अपान आर। वी क्या है? वेग, वृत्त पथ का वेग है। आर क्या है? त्रिज्या है इसकी। अब इन सारे को लेके क्या होता है? हमारा इतना फार्मूला लिखेंगे। अब आपको समझ होगा बेसिकली कितना फार्मूला कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लेते हैं एक वृत्ताकार पथ पे कोई व्यक्ति चल रहा है, मान लेते हैं P1 बिंदु से P2 चल रहा है, मान लेते हैं वो टाइम जो रख रहा है कुछ क्षण में रख रहा है डेल्टा टी टाइम में P1 से P2 पे पहुंच जा रहा है, और वो दूरी कितना तय कर रहा है? डेल्टा एस। और उसमें एंगल कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है? डेल्टा थीटा। मान लेते हैं इसी का एक वेक्टर एनालिसिस निकालेंगे तो वेक्टर एनालिसिस में देखते हैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समांतर है। समांतर होने की वजह से क्या करते हैं? समांतर होने की प्रॉपर्टी क्या है? जब किसी की दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर तो उसको समरूप त्रिभुज बोलते हैं। दोनों समरूप त्रिभुज के क्या करते हैं हम? सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकलता है? ए बराबर वी स्क्वायर अपान आर। क्या निकलेगा? ए अपन वी स्क्वायर अपन। ए वाला टर्म याद होना चाहिए कि क्या किसको क्या डिनोट करता है, और कल वाले लेक्चर में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कल वाला एक फार्मूला निकला था, फार्मूला ये निकला था वी बराबर होता है आर ओमेगा। कभी कभी क्या होता है बाबू, ये वाला फार्मूला देवा नहीं करता। जैसे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ए बराबर वी स्क्वायर अपन देगा ही नहीं। अब फार्मूले को क्या करता है ना, इसी फार्मूले को थोड़ा सा रूपवा चेंज कर देता है। जैसे मेकअप, एक फार्मूले को क्या कर देता है? मेकअप लगा देता है। मेकअप थोड़ा सा लगाने के बाद क्या होता है, कोई व्यक्ति खुद ही को नहीं पहचान पाता। यही सिस्टम होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये वाला फार्मूला कैसे इससे रिलेट करने लगा, उसको समझिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे लगेगा। जैसे हमने कल को आपको बताया था वी बराबर हमारा होता है आर ओमेगा, इतना तो आपको पता है, कल की क्लास में बताया था। और इसका डेरिवेशन हम कल की क्लास में बताया, यदि अभी तक नहीं गए हैं जाके 2D मोशन का पहले लेक्चर देखिए, ठीक है। हम आज जो फार्मूला लिखा है ए बराबर हमारा निकला है वी स्क्वायर अपान आर निकला है। ऐसा करते हैं हम ना, वी के मान को हम यहाँ पे रख लेते हैं। वी के मान को यदि हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। अगर आर आर से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। आर ओमेगा स्क्वायर यही तो होगा। कभी कभी फार्मूला में यही पूछ लेता है, आर बराबर होता है आर ओमेगा स्क्वायर, यही पूछ लेता है, ठीक ना। अब आपको कमेंट करके बताना है इसके आगे ए का एक्सीलरेशन का या अभिकेंद्र त्वरण का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण की डायमेंशन क्या होती है। अब इसको आपको कमेंट करके बनाना है, और ये भी बताना है अभिकेंद्र त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और डिफेंस वाले तो खासकर एयरफोर्स डिफेंस वाले या नेवी वाले या कोस्ट गार्ड वाले याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन प्रॉपर पूछा गया है। अब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन करके नहीं पूछता। और डिफेंस में ये सब कैलकुलेशन नहीं कराते, इंटर लेवल कैलकुलेशन कराते हैं। डिफेंस में सीधे बताइए भैया, क्योंकि डिफेंस में 10+2 वाले लेवल ही होता है। 10+2 का मतलब 12 के बाद आप गए हैं, 12 के बाद मतलब ये सब कर चुके हैं आप। अब वो करने की जरूरत नहीं है। आप याद है कि आप ये क्लिक करिए, अगर नहीं याद है इंटर वाले ये करिए, और जो डिफेंस वाले है यहाँ पे याद रखें, ठीक ना। अब देखते हैं कुछ चीज़ें समझते हैं, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखते हैं आगे चलते हैं, हम अभिकेंद्र बल के बारे में चलते हैं, क्योंकि अभिकेंद्र त्वरण के बारे में हो गया, इतना ही है अभिकेंद्र त्वरण के बारे में, ठीक ना। हाँ, और एक चीज़, छोटी सी चीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं, पूछता ये है ना कि यदि हम वृत्ताकार पथ की आर मतलब रेडियस को यदि बढ़ाएंगे तो बताइए एक्सीलरेशन मतलब अभिकेंद्र त्वरण का मान बढ़ेगा या घटेगा, ये पूछ लेता है। तो यदि आप रेडियस को बढ़ाएंगे
तो अपकेंद्र त्वरण का मान घटता है, यहाँ से फार्मूले में यही तो निकलता है। जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे, रेडियस को बढ़ाने का मतलब जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे, 4 रस्सी है, तार का 5 मीटर कर लेंगे, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको समझते हैं। इसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, अब अपकेंद्र बल के बाद हमारा जब क्वेश्चन करेंगे 2-1, उसके बाद चैप्टर उसके अगले लेक्चर में, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब अगला हेडिंग डालिएगा अभिकेंद्र बल, ठीक ना। अपकेंद्र बल क्या होता है उसको समझते हैं, क्योंकि अपकेंद्र त्वरण के साथ ही अपकेंद्र बल भी रिलेट करता है, ठीक ना। अभी तो हम आपको फोर्स वाला चैप्टर नहीं बनाए हैं, और इसके बाद 2D मोशन के बाद बल ही चैप्टर आएगा, ठीक ना। और बीच बीच में कुछ चैप्टर आपको चैप्टर वाइज नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी लेक्चर आते रहेंगे। जैसे आपको सेटेलाइट जब चलेगा तो इसरो के बारे में बताया जाएगा, उसके संस्थापक के बारे में बताया जाएगा, वो किस तरह से काम करता है, रिसर्च या ऑर्गेनाइजेशन संगठन किस तरह से काम करता है, इन सारे बातों को बताया जाएगा। और लेटेस्ट में कुछ फिजिक्स में क्या हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बीच में अभी नोबेल प्राइज या भौतिक के क्षेत्र में काफ़ी मतलब 2 या 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अदर से, मतलब अलग से, ठीक ना। हाँ, अपकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल होता है हमेशा अपकेंद्र त्वरण से ही रिलेट होता है। अपकेंद्र बल बराबर होता है F बराबर होता है ma होता है, और ये अभी हम निकाले हैं, m बराबर होता है F बराबर होता है mv²/r। यदि आपने अपकेंद्र त्वरण पढ़ लिया तो अपकेंद्र बल को पढ़ना बहुत आसान है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमें एक्सीलरेशन को निकालना है ना, एक्सीलरेशन को निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि बल के बिना एक्सीलरेशन आपको निकल ही नहीं सकता। बल ना लगाइए एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं बाह्य बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं, बाह्य बल। जब बाह्य बल लगाएं तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो आपका, अब कुछ तो लगाएंगे, बल लगाएंगे तो एक्सीलरेशन होगा, बल तो एक्सीलरेशन से रिलेट कर रहा है। अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये फार्मूला होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, इस अपकेंद्र बल की दिशा किधर होगी। अपकेंद्र बल की दिशा वही होती है जो अपकेंद्र त्वरण की दिशा होती है। अब अपकेंद्र त्वरण की दिशा किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। जैसे वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे कर रहा है तो केंद्र की ओर हो गई। तो केंद्र की ओर जब गति होगी, केंद्र की ओर होगी, तो अपकेंद्र बल किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। जिधर बल लगेगा उधर त्वरण लगेगा, या जिधर त्वरण लगेगा उधर बल ही लगेगा। तो दोनों की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, ठीक ना। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, कोई अपकेंद्र बल कोई अलग से बल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बल एक घर्षण बल के साथ आता है, वृत्तिगत के साथ आता है, और वृत्तिगत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ही उदाहरण है। जैसे आप देखते होंगे, इसका दैनिक जीवन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गाड़ी आपको मोड़ते हैं, अपकेंद्र बल वहाँ पे लगता है। गाड़ी को मोड़ेंगे, आप गाड़ी को मोड़ेंगे, एक्सीलरेशन कुछ तो करेंगे, या तो कम करेंगे या तो ज़्यादा मोड़ पे। अब देखते हैं, जब गाड़ी को आप मोड़ते हैं तो एक्सीलरेशन कब ज़्यादा हो, कब ज़्यादा, कब कम हो, कब ज़्यादा होगा। जैसे जब मोड़ेंगे तो त्रिज्या ज़्यादा लेंगे तो बल क्या होगा, कम लगेगा। अब देखते हैं, जब साइकिल को आप मोड़ते हैं, साइकिल को मोड़ते हैं आप, जब बहुत तेज़ी से बहुत पास से मोड़ते हैं तो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। और लेकिन जब आप पूरा सर्किल लेके ऐसे घूम के मोड़ते हैं तो वहाँ पे गिरने का चांस कम हो जाता है। जैसे अब बरसात के दिन में है, अब जैसे बहुत जल्दी से मोड़ना चाहेंगे, स्लिप कर जाता है। स्लिप का मतलब घर्षण कम रहता है तो स्लिप कर जाता है टायर, और जब टायर स्लिप कर जाएगा तो आप गिर जाएंगे। और लेकिन यदि आप बहुत आसानी से बहुत दूर के सर्किल बनाते हुए घूमेंगे, मतलब आपने रेडियस बढ़ा दी, तो फोर्स कम हो जाएगा, मतलब अपकेंद्र बल कम लगेगा। और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा कट मारने की कोशिश करेंगे, तुरंत गिर जाएंगे। आप समझ रहे हैं यहाँ पे उदाहरण क्या है। जैसे सड़क पे चलते हैं, वहाँ उसका उदाहरण यूज हो जाता है। और कहाँ पे यूज होता है, जैसे देखते हैं डोरी क्या होता है, बचते हैं ना, डोरी को ऐसे लपेट के हम बता रहे हैं एक्सीलरेशन जहाँ उत्पन्न होगा वहाँ पर बल भी आएगा। अब देखते हैं बल आएगा, छोड़ते हैं जैसे वो तो सरल रेखीय पथ पे जाने लगता है, वहाँ पे भी बल लगता है। मोड़ पे लगता है, साइकिल चलाते हैं वहाँ पे लगता है, और कई चीज़ों पे लगता है। जैसे जब बाल्टी को घुमाते हैं वहाँ पे भी बल लगता है। उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक ना। तो आपको पता चल गया होगा अपकेंद्र बल और अपकेंद्र त्वरण के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 2 ही टॉपिक रखते हैं। और कल जो पढ़ाया जाएगा, इसके आगे पढ़ाया जाएगा बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। और तनी हुई डोरी में जो होते हैं, तनी हुई डोरी में जो भार रहेगा, या भार रहे या भारहीन रहे, तब उस पर किस तरह से बल लगता है, और टाइम पीरियड क्या होता है, इन सारे के बारे में डिस्कस कल किया जाएगा। और कल हो सकता है आपका 2D का लास्ट लेक्चर हो और उसमें सब कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा हो सकता है 2-4-10 मिनट का ज़्यादा हो, लेकिन कल एकदम दाएं रहेगा। तो आज के लिए लेक्चर कितने रखते हैं,
तो जय हिंद।